साल 2018 ये वो साल था जब इंडियन नेशनल लोक दल और एक परिवार अलग हुआ था। इंडियन नेशनल लोक दल सिर्फ एक पार्टी नहीं थी बल्कि एक परिवार था। लेकिन दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला यानी कि इनका पूरा परिवार अलग हो जाता है और जननायक जनता पार्टी का गठन होता है। जब परिवार अलग होता है, दो धड़ों में बंटता है, तब से राजनीतिक रूप से इनका वर्चस्व भी कम हो जाता है। इंडियन नेशनल लोक दल लगातार देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई और यही तस्वीरें जननायक जनता पार्टी की भी देखने को मिली। हाल ही के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई, बल्कि इंडियन नेशनल लोक दल ने मात्र भर 2 सीटों पर तो कब्जा किया। लेकिन अब चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोक दल का पिछले 2 से 4 चुनावों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जो वोट प्रतिशत होता है विधानसभा चुनाव में 6% से ज्यादा का, वो इंडियन नेशनल लोक दल साबित नहीं कर पाया, जिस आधार पर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोक दल से उनका चुनाव चिन्ह छीना जा सकता है, उनकी पार्टी का सिंबल छीना जा सकता है। ये एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो कि अभी नहीं लिया जा रहा है। अब इंडियन नेशनल लोक दल पर बड़ी तलवार लटकी हुई है कि करें तो क्या करें, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो 4.14% के करीब वोट प्रतिशत इंडियन नेशनल लोक दल ने हासिल किया, जबकि 6% के करीब वोट प्रतिशत होना चाहिए था। कम से कम 3 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन रानिया और डबवाली विधानसभा सीटों पर ही इंडियन नेशनल लोक दल सिमट कर रह जाता है। एक मुश्किल इंडियन नेशनल लोक दल पर तो आ चुकी है, लेकिन एक और बड़ी मुश्किल आने वाली है और इस मुश्किल को लेकर हाई कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई भी हुई है, जिसको लेकर तारीख आगे तो बढ़ा दी गई है। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि इंडियन नेशनल लोक दल को किसी दल का सहारा लेना पड़ेगा। क्या इंडियन नेशनल लोक दल जो अभी तक अपने बलबूते पर दावा कर रही थी सत्ता में आने का, सत्ता में तो आना छोड़िए, वो सीटें ही नहीं निकाल पाती है, मात्र 2 सीटों पर सिमट जाती हैं। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोक दल अब क्या करेगा। अभय चौटाला क्या करेंगे, ओम प्रकाश चौटाला क्या करेंगे, क्योंकि एक मुद्दा तो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मैंने बताया, एक और मुद्दा सामने आ जाता है पेंशन से जुड़ा हुआ। अभी तक जो पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व विधायक हो, उनकी पेंशन चलती है। लगभग देखा जाए तो 288 पूर्व विधायक अभी भी हैं जिनकी पेंशन चल रही है, लेकिन इनमें से 4 नामों को आगे किया गया है। एक याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का नाम HC अरोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ये 4 चेहरे हैं, इन पर कई अपराध लगे हुए हैं, कई अपराधों में वो शामिल हैं, जिसके आधार पर जो आरोपी होते हैं या आपराधिक मामलों से जुड़े हुए होते हैं, उनकी पेंशन रुक जाती है। लेकिन अभी तक जो पेंशन चल रही थी उस पर रोक लगाने की बात की गई है। विधानसभा सचिव द्वारा भी यहाँ पर एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन सचिव द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया था, इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जो याचिकाकर्ता है अरोड़ा, वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब ये मामला है कि इनमें जिन 4 नामों का जिक्र किया जा रहा है उसमें ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, शेर सिंह बड़शामी, सतबीर कादियान का नाम सामने आ रहा है और परिवार से जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला। और देखा जाए तो अब इनकी भी पेंशन बंद होने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दिसंबर के महीने में फिर से सुनवाई होते हुए नजर आएगी, लेकिन एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया है कि इनकी पेंशन क्यों ना बंद की जाए। सवाल पूछा गया है इन 4 चेहरों से कि आखिरकार आप अपनी पेंशन को क्यों चलाए बैठे हैं, क्यों ना रोक लगा दी जाए। सवाल तो पूछा गया है, लेकिन क्या बड़ी मुश्किल आ चुकी है इंडियन नेशनल लोक दल पर। कई और सवाल यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, जिस तरीके से हम देख रहे थे, अभी तक हम ये चर्चा कर रहे थे कि चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम होते हैं, उस नियमों पे खरा उतरती हुई इंडियन नेशनल लोक दल नहीं नजर आई। इसके आधार पर कहा कि अब अपनी पार्टी
पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए किसी दल का सहारा लेना पड़ेगा, परिवार को एक होना पड़ेगा, जननायक जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। अब एक और मुश्किल आ जाती है पेंशन से जुड़े हुए मामले को लेकर। क्या लगता है कि अब इंडियन नेशनल लोक दल को सहारा लेना ही पड़ेगा किसी दल का? देखिए, बिल्कुल हरियाणा की बात करें तो जाहिर बात है कि हरियाणा में जो क्षेत्रीय दल है उसमें इनेलो जो है बहुत पुराना संगठन भी है और बहुत मजबूत संगठन भी माना जाता था। लेकिन जिस तरह से 2018 आते आते दो धड़ों में बढ़ जाता है, जेजेपी अलग हो जाती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई जेजेपी अपने लिए एक अलग मकाम तलाशती हुई नजर आएगी। हालांकि 2019 में जब चुनाव होते हैं उस वक्त ऐसा लगा कि जेजेपी कोई बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर खेल कर सकती है और ऐसा हो देखने को भी मिला, क्योंकि लगभग 10 सीट उनके पाले में आ गई। वो जाकर बीजेपी से मिल जाते हैं और बीजेपी के खिलाफ ही पूरा प्रचार प्रसार भी किया गया था, लेकिन आखिर में सरकार बनती है। इसके बाद 2022 में 24 से कह सकते हैं चुनाव से पहले आते आते आपस में जो संबंध हैं, जो ताल्लुकात हैं बीजेपी और एक तरीके से जेजेपी के, वो खत्म होते हैं और जेजेपी अलग चुनाव लड़ने का फैसला करती है। एक भी सीट के ऊपर प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहती है। इसी तरह इनेलो भी एक भी सीट पर प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहती है। 2024 कह सकते हैं कि अंत के आते आते यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब भी जेजेपी की तरफ से कहा गया, इनेलो की तरफ से भी कहा गया कि भाई हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कह सकते हैं हरियाणा की राजनीति में क्रिएट करना चाहते हैं। इनेलो तो बसपा के साथ कहीं ना कहीं मिलकर चुनाव लड़ने की बात करने लगी, तो वहीं जेजेपी जो है एएसपी के साथ यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बात करने लगी। चुनाव में गए भी, लेकिन जिस तरह का खामियाजा जेजेपी को उठाना पड़ा, आप देखिए 15% के आसपास वोट बैंक या वोट प्रतिशत जो है वो जेजेपी के पास नजर आता था 2019 तक। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा उनके हाथ से वो वोट बैंक छिटक गया। वहीं इनेलो की बात करें जो एक समय बहुत ताकतवर कह सकते हैं संगठन था और ओपी जो कह सकते हैं कि कम से कम चौटाला जी कम से कम 4 से 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कह सकते हैं बड़ा प्रभाव इनका माना जाता है। लेकिन देखिए वही होता है कि जब आप बट जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ताकत कमजोर हो जाती है, आप भी कमजोर हो जाते हो और लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको वोट दें या फिर आपको वोट दें। इसी चक्कर में इनेलो का भी यहाँ पर जो कह सकते हैं बोरिया बिस्तरा है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। महज 2 सीटें जैसे तैसे करके वो जीत पाए इन 2024 के विधानसभा चुनाव में। अब जो अपने सवाल उठाया कि एक तरफ तो उनके ऊपर संकट कह सकते हैं कि बादल मंडरा रहे हैं कि भाई आपको जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए था बीते 3-4 चुनावों में लगातार देखा जा रहा है कि इनेलो की जो स्थिति है वो बदस्तूर कमजोर हो रही है। लगातार उनका जो वोट परसेंट है वो घटता हुआ दिखाई देता है। 6% के आसपास आई थिंक वोट परसेंट होना चाहिए, 3 से 4 सीटें जीतनी चाहिए, लेकिन दोनों में कमोबेश वो फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर उनके ऊपर गाज गिर सकती है। साथ में आपने जो पेंशन का जिक्र किया, यानी कि एक के बाद एक जिस तरह से इनेलो कमजोर हो रही है उसके पास में अगर कोई रास्ता बचता है तो यहाँ पर बीजेपी के साथ में हाथ मिलाने के अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बड़ा उनके पास कोई रास्ता बचता है। और ऐसा लगातार कहा भी जा रहा है कि बीजेपी के साथ संपर्क में भी हैं, मुलाकातें होती रहती हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए वो नजर आ जाएं, क्योंकि इसमें कई तरह की बातें और भी देखने को मिलती हैं कि जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है कि लगातार बीजेपी के अंदर खाने में चाहे वो अनिल विज हो, राव इंद्रजीत हो या फिर खुद नायब सिंह सैनी हो, जिस तरह से एक के बाद एक मामलों में फंसते जा रहे हैं और लगातार जो मंत्री पद को लड़ाई लेकर जो लड़ाई थी वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि एक आध मंत्री जो है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि 13 होने चाहिए मंत्री, वो 14 नायब सिंह सैनी ने कर लिए। तो कई तरह की चीज़ें जहाँ पर इनेलो को अब समझौते करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पार्टी बचानी है तो किसी न किसी तरफ तो मुंह देखकर जाना पड़ेगा, नहीं तो अपने कह सकते हैं अस्तित्व के ऊपर ये संकट मंडराता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो सर मामला सामने आया है, जो अब मुद्दा उठाया गया है पेंशन से जुड़ा हुआ, ये 2013 का है जब शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला सामने आया था। इंडियन नेशनल लोक दल के जरिए ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप लगा था, अजय चौटाला पर आरोप लगा था। लगभग 55 लोग आरोपी बनाए गए थे इस पूरे मामले में। शिक्षा भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा भी हुई थी। इसके बाद देखा जाए तो कई बड़ा युद्ध भी यहाँ पर देखा जाता है। दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला पर भी आरोप लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जेल पहुंचाने का काम या पिता को अपमानित करने का काम यहाँ पर अजय चौटाला के जरिए किया गया है। ये आरोप तो लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है वैसे ही अजय चौटाला के जो
सुर हैं वो भी बदलते हुए दिखाई देते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर ओपी चौटाला चाहेंगे तो हम आज पार्टी में आ जाएंगे, आज परिवार से जुड़ जाएंगे। तो अब तो मौका भी है, अब तो परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं, तो क्या अजय चौटाला अब हाथ मिलाते हुए नजर नहीं आएंगे? देखिए, जाहिर बात है कि नाज़मीन, हम समझ रहे हैं कि एक ही दल है, जब आप अलग अलग हो जाते हो तो जाहिर बात है कि जो वोट बैंक है वो आपका था, अब वो भी दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही बात कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाती है। जेजेपी इनेलो को सोचना चाहिए कि भाई एक परिवार था, एक पार्टी थी, एक तरह से हम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते, तो एक प्रभाव भी कहीं ना कहीं नजर आता था। जब आप इस तरह से अलग हो जाते हो तो लोगों के बीच में आपका प्रभाव जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। जेजेपी चूंकि कह सकते हैं 5-6 साल पहले ही बनी पार्टी है, बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन हाँ 2010-2019 में जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि 10 सीटें हासिल की, उसके बाद ऐसा लगा कि बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन जिस तरह से कई मुद्दे ऐसे रहे, आपने देखा कि जब बीजेपी किसान के लिए 3 बड़े कानून लेकर आए, उसका विरोध होने लग गया और इसको लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने सरकार का पक्ष लेते हुए, जो उस समय डिप्टी सीएम भी थे, एक तरीके से बीजेपी का पक्ष लिया और चुनावों में इसी का खामियाजा उनको उठाना पड़ा, क्योंकि किसानों ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आपने देखा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कई जगह पर दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिए गए, बड़ा विरोध हुआ। और यही वजह थी कि जिस पार्टी को 15% वोट मिले थे, उसको कह सकते हैं 0 पॉइंट कुछ कह सकते हैं प्रतिशत वोट मिले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। अगर यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि अगर परिवार इकट्ठा होने की बात कर रहा है, एक साथ आने की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए राजनीतिक तौर पर कई बार ऐसा होता है कि चाहे हम तमाम राज्यों की बात करें, हम बिहार में देखें तो पशुपति पारस, चिराग पासवान अलग हो जाते हैं, लेकिन देखिए जब अलग हो जाते हैं तो एक ही तरफ कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है। एक समय पशुपति पारस स्ट्रॉन्ग थे तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते थे। आज चिराग पासवान ताकतवर दिखाई पड़ते हैं तो पशुपति पारस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का हालिया एक बड़ा एग्जाम्पल लें तो वहां पर दिखाई पड़ता है कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की राहें एक समय अलग हो गई थी, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं परिवार में जो बड़े मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, जो उनका देहांत होता है तो शिवपाल यादव कह सकते हैं अपने भाई की कमी को पूरा करने के लिए अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और पार्टी फिर एक साथ जुड़ जाती है। और जो पार्टी जिसको बीजेपी लगातार नाज़मीन ये कह रही थी कि भाई ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि ये समाप्तवादी पार्टी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, वही समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख रहे थे किस तरह से 37 सीटें लेकर आई, जो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो लगभग 44 सीटें वहां पर आती हुई दिखाई पड़ी। इसी तरह से जब आप एक हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ताकत और ज्यादा दिखाई पड़ती है। इसीलिए इनेलो और जेजेपी को मुझे लगता है नाज़मीन एक होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त नाजुक है उनके लिए, जहां पर बीजेपी के खिलाफ अगर दोनों उतरे तो यहाँ पर कोई बड़ा वजूद नहीं है, लेकिन अगर एकजुट होकर उतरे तो यहाँ पर फिर पुरानी ताकत को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अब जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल को हाथ मिला ही लेना चाहिए। अर्जुन चौटाला का जिक्र कर लेते हैं, जब विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेते हुए नजर आए थे और जब बाहर मीडिया से रूबरू हुए थे तब उन्होंने कहा था कि पार्टी खत्म हो सकती है, व्यक्ति इधर से उधर जा सकता है, लेकिन जो विचारधारा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। तो हमारी विचारधारा मजबूत है और अपनी विचारधारा के साथ ही हम और हमारा परिवार आगे चल रहा है। जब परिवार का जिक्र करते हैं तो परिवार की एकजुटता की भी बात करते हैं। अब देखना होगा कि ऐसे समय में क्या एक बार फिर से हाथ मिलाते हुए जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल नजर आ सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।